अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है रियल एनालिसिस 2 का लेक्चर नंबर 31 है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम अपने दो चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर ईमान स्टेलजिस का वाला चैप्टर आता था और बाउंडेड वेरिएशन वाला आता था। अब नेक्स्ट हम आउटलाइन के मुताबिक जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसकी जो आपके पास उन्वान है वो है आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की हमें ज़रूरत पेश क्यों आई, इसकी मोटिवेशन क्या थी आपके पास। जैसे कि आपको पता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स जो होते हैं वो आपके पास फंक्शन और उसकी जो लिमिट्स होती हैं यही डिसाइड करते हैं कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। हम रिवान स्टडीज में पढ़ के आए थे, उसके अंदर एम्फेसाइज हम कर रहे थे दो चीज़ों के अंदर कि आपका फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और जो आपके पास इंटरवल गिवन होता था क्लोज इंटरवल, वो क्या होता था ए से बी तक होता था, यानी कि वो वैल्यूज क्या होती थी, एक फाइनाइट होती थी आपके पास वैल्यूज। लेकिन जब आपके पास अगर वो जो आपके पास इंटरवल था ए से बी तक वो बाउंडेड ना हो, वो फाइनाइट ना हो और आपका जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो जाए, तो इस वजह से हमारे पास जो इंटेग्रल्स बनते हैं उनको इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स बोलते हैं और उनकी वैल्यूज के निकालने के लिए हम उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को देखते हैं। इस तरह के कुछ कंसेप्ट हम इस चैप्टर्स में लेके चलेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं जी, मोटिवेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। The concept of Riemann integrals required that a range of integration is finite and function must be bounded in its domain। यानी कि ये देखें, दो चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए थी, फाइनाइट होनी चाहिए थी, और फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड इन इट्स डोमेन, और फंक्शन का अपने डोमेन के अंदर बाउंडेड होना क्या था, ज़रूरी था। If one or more both of them assumption are not meet, then there exists a new concept of integrals that leads an improper integral। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ऊपर में से दो जो आपके पास कंडीशन है, या तो आपके पास जो रेंज थी आपके पास रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन की वो फाइनाइट होनी थी और बाउंडेड होनी थी, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ब्रेक करती है तो आपके पास जो इंटेग्रल बनता है वो कौन सा बनता है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। या तो जो उसकी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट हो जाए, या फिर जो फंक्शन आपके पास गिवन है वो अनबाउंडेड हो जाए। तो इस वजह से जो आपके पास इंटेग्रल्स बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स बोलेंगे। तो अब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं जी। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स, a integral a to b f dx is called an improper integral if f has infinite discontinuity in a b closed interval, or the limits of integration a or b are both becomes infinite। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर फंक्शन आपके पास एक इंटेग्रल है एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी तक, वो इम्प्रॉपर कब होगा, या तो वो फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता हो ए बी क्रॉस इंटरवल के ऊपर, या फिर उसकी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ए से बी वो क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि वो अनबाउंडेड हो जाएगा आपके पास। ये तो चले आपको पता है कि जी लिमिट्स इंटीग्रेशन जो है वो इनफाइनाइट बन गई, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई या माइनस इन्फिनिटी आ गई। अब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। डिसकंटिन्यूटीज की टाइप्स को मैंने रियल वन के अंदर भी डिस्कस किया था, जब हमारे चैप्टर नंबर 3 बार्टल की बुक से लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाला डिस्कस किया था, तो उसके अंदर भी मैंने इसको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज को किया था। हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो मैं यहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूटीज की टाइप्स को डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम रिकॉल कर लें हमारे पिछले जो कंसेप्ट हैं वो किस तरह के थे। हम बात करते हैं पहले टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज की, कि डिसकंटिन्यूटीज कितनी किस्म की होती है। फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो जंप डिसकंटिन्यूटी की हम बात करते हैं। कैसे डिसकंटिन्यूटी होती है, द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलो शोज अ फंक्शन दैट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। यानी कि ये जो आपको मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ,
इसके अंदर देखें तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो इस पॉइंट ए पे हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट ए पे हम देखें तो इस पॉइंट ए पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। वो कैसे जी? पॉइंट ए की लेफ्ट लिमिट अगर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? ए। और पॉइंट ए पे अगर हम उसकी राइट लिमिट निकालें तो आंसर क्या है हमारा? बी। यानी कि जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि जिस पॉइंट के गिर्द फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है उसकी लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, उसकी राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों आपस में सेम नहीं होती। इस वजह से ये फंक्शन क्या क्या बनता है आपके पास? डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है, और इस किस्म की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इन दिस ग्राफ you can see that limit f of x approaches to a left side is equal to a, and राइट साइड से अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगी? b वैल्यू आएगी। इसकी एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो ब्रैकेट फंक्शन के नाम से है आप लोगों के पास। इसमें क्या होता है आपके पास? जीरो से -1, -1 से -2 अप टू सो ऑन, इसी तरह पॉजिटिव की साइड पे जाएंगे, 0 से 1 अप टू सो ऑन, 1 से 2 तक जाएं तो आपके पास जो वैल्यू आती है -3 लेस देन एक्स लेस देन -2 की बात करें तो -3 आती है, -2 लेस देन एक्स लेस देन -1 की बात करें तो -2 आती है, और सो ऑन -3 -2 -1 इस तरह की वैल्यूज आपके पास ये आती जाती है। इसका जो ग्राफ से आपको आइडेंटिफाई होगा असल में, तो ये देखें ग्राफ के अंदर देखें तो 0 से 1 तक जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आपके पास ऊपर देखें तो क्या थी? 0 से 1 तक वैल्यू आ रही थी 0, इसका मतलब ये उसकी वैल्यू आ रही। 1 से 2 तक वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास? 1, वो यहाँ पे वैल्यू आ रही। 2 से 3 तक वैल्यू जो आ रही थी आपके पास क्या आ रही? 2 आ रही। तो इस पे अगर आप देखें 2 पे अगर आप निकालना चाह रहे हैं, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, तो 2 के ऊपर उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट तो करेगी, लेकिन उनके आंसर सेम नहीं आएंगे। तो इस तरह की जो आपके पास डिसकंटिन्यूटीज बनती है उसको हम बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। this this is the jump discontinuity at every integer, but between these integer it is continuous। यानी कि हर इंटीजर के रिस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे तो ये डिसकंटिन्यूटी बनाएगा, और डिसकंटिन्यूटी की स्पेशल टाइप है जंप डिसकंटिन्यूटी बनाएगा, लेकिन बिटवीन सारे के सारे नंबर्स पे ये कंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सेम आएगी आप लोगों के पास, और फंक्शन डिफाइंड भी होगा आप लोगों के पास। ये मैं पीछे रियल वन के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। अब यहाँ पे जो हमारा काम है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, इसको अच्छे से समझ लें। इसमें है क्या? द ग्राफ बिलो शोज अ फंक्शन दैट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। यानी कि ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, और आप पॉइंट a के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो अगर आप देखेंगे जैसे जैसे हम ए की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शंस की जो आंसर आ रहे हैं, लिमिट का आंसर आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है, लार्ज होता जा रहा है। लेफ्ट साइड से आएंगे तब भी वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि ए की तरफ जाते जा रहे हैं तो फंक्शन का आंसर लार्ज, वेरी वेरी लार्ज होता जा रहा है। अगर राइट साइड से आते हैं तो तब भी उसका आंसर वेरी वेरी लार्ज होता जा रहा है। यानी कि क्या? द एरोज on the function indicate it will grow infinitely large as x approaches to a। कि जैसे जैसे हम x की तरफ जा रहे हैं तो जो आपके पास फंक्शन है उसके आंसर्स वेरी वेरी लार्ज होते जा रहे हैं। सिंस द फंक्शन डज नॉट अप्रोच अ पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू, यानी कि ये जो फंक्शन है कोई पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं करा, तो अगर वो नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे? द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज एन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इस किस्म की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, जिसके अंदर हम उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी जिस पे चेक करना चाह रहे हैं उसकी तरफ मूव करते जाए, लेकिन जो फंक्शन है वो वेरी वेरी लार्ज होता जाए और वो किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच ना करे, चाहे लेफ्ट साइड से आ जाए चाहे राइट साइड से आ जाए। तो इस किस्म की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फर्दर अगर हम ग्राफिकली इसको देखना चाहें तो इस पॉइंट ए पे अगर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट साइड से आए तो फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करता जा रहा है, उसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही बल्कि बढ़ती जा रही है। और अगर राइट साइड से आए तो तब वो किसकी तरफ जा रहा है? वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही। तो इस किस्म की डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं आप?
इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। सेम केस यहाँ पे देखें, जिस तरह ऊपर प्रीवियस में पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात करे थे, तो इसमें हम किसकी बात करें, नेगेटिव इन्फिनिटी की बात करेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड से आए तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और पॉजिटिव साइड से आए तब भी किसकी तरफ जा रहा है, वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इस किस्म की जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, इसको हम बोलते हैं, ये क्या आपके पास बनाती हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ने चाह रहे हैं डिसकंटिन्यूटी की, वो है जी एंड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। When a function is defined on an interval with a closed endpoint, the limit cannot exist at that endpoint. कैसे जी? अगर फंक्शन डिफाइंड है इंटरवल के ऊपर, लेकिन एंड पॉइंट पे विद अ क्लोज्ड एंड पॉइंट, द लिमिट कैन नॉट एग्जिस्ट एट दैट एंड पॉइंट। जैसे कि ये आपके पास एक ग्राफ है जी फंक्शन का, ये एक्स अंडर रूट का ग्राफ है आपके पास। अगर आप देखें तो जीरो के ऊपर इसकी जो फंक्शन है वो लेफ्ट साइड पे डिफाइंड नहीं है। तो अगर वो डिफाइंड नहीं है तो ना ही इसकी जीरो के ऊपर इसकी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इस किस्म के फंक्शन को हम बोलते हैं एंड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। दिस इज बिकॉज द लिमिट हैज टू एग्जामिन द फंक्शन वैल्यूज as x approaches from both sides. For example, see the graph of limit x approaches to 0 x mod। यानी कि ये x mod का ग्राफ है। अगर आप देखें तो जीरो से लेफ्ट साइड से आए तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उसकी लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट साइड पे उसकी लिमिट सारी की सारी क्या करेंगी, एग्जिस्ट करती जाएंगी। तो इस किस्म की डिसकंटिन्यूटीज को क्या बोलते हैं आप, एंड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि फंक्शन उस पॉइंट पे पहले तो डिसकंटिन्यूस होता है, लेकिन हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर पाते हैं जिसके ऊपर, जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस होता है उसकी लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, और ओरिजिनल फंक्शन बाकी सारी पॉइंट्स पे क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है। एग्जाम्पल के जरिए देखें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस फोर ओवर एक्स माइनस टू था। एट एक्स इज इक्वल टू टू पे देखें तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। इट इज क्लियर दैट एफ ऑफ टू इज नॉट डिफाइंड बट लिमिट एट टू एग्जिस्ट, सो इट इज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कैसे? कि टू के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं था, लेकिन टू की लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, और दोनों आपस में सेम आती है, और उनके आंसर क्या आते हैं, फोर। अगर आप देखें टू पुट करें तो फोर माइनस फोर ओवर टू माइनस टू, जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो लो पीटल से अगर आप देखें तो ऊपर उसका आंसर डेरिवेटिव लें तो टू एक्स, और नीचे लें तो वन आएगा। अगर आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव साइड से लें या आप लेफ्ट साइड से ले लें, राइट साइड से ले लें, दोनों के आंसर्स क्या आएगा, फोर आएगा। तो हम एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू टू, एंड फोर व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू। यानी कि जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस था उस पे उसकी लिमिट का आंसर लिख देते हैं, और बाकी सारे का सारा एज इट फंक्शन ऊपर वाला आ जाता है। तो ये जो आपके पास एक नया फंक्शन आपने इंट्रोड्यूस करवाया जी ऑफ एक्स, ये आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू टू पे। सो द गिवन फंक्शन जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू। और सेम एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो आपको मिल जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। जीरो पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी लिमिट निकालें, लो पीटर रूल लगाएं, तो ऊपर डेरिवेटिव कॉज एक्स और नीचे वन, तो कॉज जीरो वन आ जाएगा, यानी कि इसकी लिमिट का आंसर क्या आएगा, वन आएगा। फंक्शन जीरो पे डिफाइन नहीं था, तो इसका मतलब ये जीरो पे कंटिन्यूस नहीं था, लेकिन ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी। तो हमने क्या किया जी कि इसका आंसर निकाला लिमिट का, और एक्स इक्वल टू जीरो पे उसके लिमिट का आंसर लिख दिया, और जब वो जीरो नहीं था तो बाकी एज इट फंक्शन वैसे का वैसे आ गया। तो इसका मतलब जो नया जी ऑफ एक्स फंक्शन आ गया ये कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर। एक चीज आप नोट करें कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और आपके पास जंप डिसकंटिन्यूटी में, जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन उनके आंसर सेम नहीं आते, इसलिए वो जंप करके ऊपर चली जाती है, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी देखें तो आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों का आंसर सेम आता है, और इसलिए हम
उस किस्म की डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके कंटिन्यूस फंक्शन बना सकते हैं एक नया फंक्शन डिफाइन करने के बाद, कि जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस था उस पे उसकी लिमिट का आंसर लिख देते हैं और बाकी एज इट फंक्शन लिख देते हैं आप लोग। देखिए यहाँ तक आपको मैंने डिसकंटिन्यूटीज की टाइप जो प्रीवियस मैं बता भी चुका हूँ आपको, रियल वन में मैंने दोबारा रिकॉल की कि आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी की, ज़्यादातर इसमें ज़रूरत पड़ेगी वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस चीज़ की, कि फंक्शन अनडिफाइंड है, सिंगुलर पॉइंट आता होगा आपके पास। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स के अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो यहाँ पे अगर आप डिस्कस करें एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स, ये देखें जी। सबसे पहले अगर आप देखें तो 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है तो आपके पास जो ए से बी है वो फाइनाइट नहीं आई बल्कि इनफाइनाइट आ गई, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हैं ये जो फंक्शन क्या बन गया आपके पास, इम्प्रॉपर इंटेग्रल है जी। ये इंटेग्रल क्या है आपके पास है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये भी क्या बन गया आपके पास है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। अभी यहाँ पे आए जी, लिमिट्स तो आपके पास फाइनाइट हैं 0 से 1 तक, लेकिन जो अंदर फंक्शन है ये आपके पास अनबाउंडेड है, यानी कि ये इनफाइनाइट सिंगुलैरिटीज दे रहा है। जब 1 0 पुट करेंगे तब भी फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तब भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है लिमिट्स तो फाइनाइट थी, लेकिन अंदर जो फंक्शन था उसकी क्या आ रही थी आपके पास, इनफाइनाइट सिंगुलैरिटी आ रही थी, जिस वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, जिसकी वजह से हम इसको इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स में डील करेंगे। अब इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स की कुछ काइंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इफ द फंक्शन इज बाउंडेड but a b are both are infinite, then this kind of integral is called improper integral। यानी कि फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल कौन सी होगी, जिसके अंदर फंक्शन बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड नहीं होगा, लेकिन जो इसकी लिमिट्स हैं ए से बी तक दोनों या उनमें से एक, वो क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट हो जाएंगी। इस किस्म के इंटेग्रल्स को हम बोलेंगे वो क्या बनाएंगे आपके पास, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। और इसके बरक्स अगर फंक्शन अनबाउंडेड हो और जो आपके पास लिमिट्स हैं ए से बी तक वो क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, तो इस किस्म के जो इंटेग्रल्स होंगे हम उसको बोलेंगे सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल, जिसमें आपके पास लिमिट्स तो फाइनाइट हों लेकिन फंक्शन अंदर क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए। तो ये इस किस्म के जो आपके पास इंटेग्रल्स होंगे हम इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। नहीं जी, आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस कैसे इसकी फाइंड आउट करते हैं। आज का जो हमने लेक्चर डिस्कस किया इसके अंदर सबसे पहले हमने इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई ये डिस्कस किया, इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स होते क्या हैं ये हमने फाइंड आउट किया, फिर इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स में डिसकंटिन्यूटीज का वर्ड यूज हुआ तो हमने रिकॉल किए पिछले कंसेप्ट को कि डिसकंटिन्यूटी कितने किस्म की होती है, जिसके अंदर हमने जंप डिसकंटिन्यूटी की बात की, उसकी एक दो एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया, फिर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की बात की, उसके बाद हमने एंड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की बात की, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बात की, और कुछ एग्जांपल्स और इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स की फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के बारे में बात की। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे जी।